हाय। मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। फ्रेंड्स, इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। और आज के हमारे गेस्ट को आप पहले 2 बार मिल चुके हो, आज हम इन्हें हमारे शो पे तीसरी बार बुला रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट हिम वंस अगेन ऑन अवर शो। हम इनसे जितनी भी बार पहले मिले हुए हैं, हर बार हमने कुछ नया सीखा है, एक अलग ही पर्सपेक्टिव लेकर के ये हमारे शो पे आए हैं। तो आज ये हमारे साथ इसमें जो हमने पहले शोज़ किए थे इसमें हमने ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस किया था। आज के इस एपिसोड में हम स्टॉक्स पे ज़्यादा बात करेंगे, कैसे रूल बेस्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करके आप मल्टी बैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं राकेश पुजारा जी का। राकेश जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू वंस अगेन। Thank you, Apollo. Thanks for having me, and I'm delighted that your आपके जो दर्शक है उसको उसका फायदा हो रहा है। हमने आगे काफी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज की बात करी। अभी थोड़ा इक्विटी का माहौल है, काफी स्टॉक एक एक का दो, दो का पांच, पांच का 10 हो रहा है। तो ऐसे में कैसे अपन एक सिंपल आसान तरीके से मल्टी बैगर को हम यूज कर सकते हैं, उसको कैसे राइड कर सकते हैं, और क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे रिटर्न वो डिलीवर करता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, वो पूरा समझेंगे। और लास्ट में हम आपको देने जा रहे हैं एक फ्री इंडिकेटर जिससे आप मल्टीबैगर चूज कर सकते हो। इंडिकेटर का नाम है CWA2 सिग्मा। खाली एक सिंपल गूगल फॉर्म भर के, जो डिस्क्रिप्शन में अपूर्व भाई आपको दे सकते हैं, और वही फॉर्म भर के आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू की फ्री आईडी से, और आप उसको यूज कर सकते हैं। उसको पूरा दिखाएंगे कैसे हम उसको यूज करें, कैसे उसको हम अपना पोर्टफोलियो भी चेक कर सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो वो इंडिकेटर के हिसाब से बाय है कि नहीं है, और कैसे एक हम रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करके हमारे इन्वेस्टर का वेल्थ बढ़ा रहे, वो भी हम बात करें। श्योर, एब्सोल्युटली। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करते और स्ट्रेट अवे हम अपने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, फिर आप थोड़ा फ्रेमवर्क पे बात कर लेंगे तो मैं प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। आई विल नॉट टेक मच टाइम, 20-25 मिनट्स फॉर डिस्कसिंग द फ्रेमवर्क। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट ये टॉपिक है आज का। और अ, देखो, काफी टेक्निकल इंडिकेटर तो काफी आप लोग सुनते हो टेक्निकल एनालिसिस में, और काफी कुछ ट्रेडिंग रिलेटेड होता है, लेकिन आज हम कुछ ऐसा लेके आए हैं कि जो आपको इन्वेस्टमेंट में आपको काम देगा। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन तो हमेशा इन्वेस्टमेंट से ही बनता है। तो वो कैसे सिंपल रूल से आप खुद ही बना सकते हैं, खुद ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी वर्चुअली एट नो कॉस्ट, उसके बारे में आज बात करेंगे। मैं हूँ राकेश पुजारा, फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स। और मेरा इंट्रोडक्शन पहले भी काफी बार हो चुका है, तो काफी टाइम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा यह है कि हम मल्टी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं क्लाइंट के लिए सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करने के लिए। हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी रूल बेस्ड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग भी रूल बेस्ड करते हैं, स्टॉक फ्यूचर भी रूल बेस्ड ही करते हैं। तो हमारा कुछ भी विदाउट रूल्स नहीं है, विदाउट एल्गोरिदम्स नहीं है। हमारा एक ही विजन है कि हम कंसिस्टेंटली डिलीवर करें सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न फॉर आवर क्लाइंट्स टू अनेबल देम सिग्निफिकेंटली कंपाउंड देयर वेल्थ। ये हमारा मोटो है। और मेरा इंट्रोडक्शन पहले ही हो चुका है, फिर 2-3 बार, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारा मानना यह है कि सिंगल ग्रेटेस्ट एज एन इन्वेस्टर कैन हैव इज ए लॉन्ग टर्म एडिटेज। अगर आप इन्वेस्टमेंट की गेम में हो तो सिंगल इम्पोर्टेंट एज आपके पास होना चाहिए, हमेशा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होता है। तो ये मैंने नहीं कहा है, सेठ स्लेट क्लार्मन करके एक बहुत ही बड़े वैल्यू इन्वेस्टर है, उनका कहना ये है। और एक्चुअली इन द लॉन्ग रन, इन द वर्ड्स ऑफ जॉन माइनार्ड केनेस, एवरीबॉडी इज डेड। ओके, तो कितना लॉन्ग टर्म किया जा गिना जा सकता है? जैसे 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ। तो हमने कुछ डेटा देखा कि कभी कभी स्टॉक मार्केट सालों साल तक रिटर्न नहीं देता है। जैसे 1929 1954 में डाउ जोन्स ने 25 साल तक कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, और जबकि उसका इकोनॉमी बढ़ रहा था, 1.1 से 2.6 ट्रिलियन इकोनॉमी हुआ। तो 25 साल में कुछ भी स्टॉक मार्केट का ग्रोथ नहीं हुआ, खाली इकोनॉमी ग्रो हुआ। अब हम ऐसा सोच सकते हैं कि चलो वंस इन अ लाइफ टाइम था, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन था, कभी ऐसा हुआ, मार्केट गिरा और फिर धीरे धीरे करके रिकवर हुआ, तो शायद ये वापस रिपीट नहीं होगा। लेकिन ये 1966 82 में वापस रिपीट हुआ।
16 साल तक कुछ भी रिटर्न नहीं आया। एब्सोल्युटली नो रिटर्न। मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था। और देखो, नीचे से ऊपर जा रहा था तो ये डबल डबल हो रहा था मार्केट। देखा, यहाँ से देखे मार्केट डबल हुआ, वापस गिव अप किया, वहां से ऊपर गया, वापस गिव अप किया। तो ये काफी फ्यूरियस रैली था, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट देखे तो कुछ भी रिटर्न 16 साल तक नहीं आया, और इकोनॉमी 4.4 ट्रिलियन से 6.8 ट्रिलियन तक गया। 16 साल में 53% ग्रोथ जीडीपी, लेकिन मार्केट का ग्रोथ वर्चुअली नील रहा। तो ये 16 और 25, मतलब मोटा मोटी 41 1929 से 41 ईयर्स का ऐसा पैच था कि भाई इसमें कोई रिटर्न नहीं था। एक 25 साल का पैच था, दूसरा 16 साल का पैच था। फिर हम लोगों ने दूसरे मार्केट भी देखे कि शायद हो सकता है कि यूएस स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, लेकिन निक्का इंडेक्स जो 1989 में टॉप मारा था, वो आज तक भी वो टॉप क्रॉस नहीं कर पाया है, 39,260। अभी वो टॉप के आजू बाजू चल रहा है, लेकिन टॉप से अभी भी दूर है। तो करीबन 34 साल हो गए। इकोनॉमी 3 का 4 ट्रिलियन हुआ, 38% ग्रोथ इन 34 ईयर्स। जापान का इकोनॉमी 1910 के बाद बहुत स्लो डाउन में गया, धीरे धीरे ग्रो हुआ, लेकिन स्टॉक मार्केट तो टॉप बन गया, नीचे में 5 ईयर हो गया था। वो धीरे 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 कवर करके वो ऊपर आ रहा है। और अभी भी उसने, और हमने एक बैक टेस्ट ये भी किया कि अगर कोई बंदा समझो एसआईपी करता, 1989 में एसआईपी चालू करता, तो 23 साल तक उसका ब्रेक इवन नहीं हुआ था। 23 साल तक अ, वो नुकसान में था, 23 साल के बाद वो प्रॉफिट में आया, इवन एसआईपी। और कभी ऐसा नहीं है कि भाई इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा था, इकोनॉमी ग्रो कर रहा था। फिर हमने देखा शंघाई मार्केट, जो अपना अपना चाइना का मार्केट है। 2007 में उन्होंने टॉप बनाया 6,100 का, आज भी वो 3,000 के आजू बाजू है। मतलब करीबन करीबन 16 साल हो गया, अभी तक मार्केट आधा 50% डाउन है टॉप से। और जबकि इकोनॉमी 3.55 ट्रिलियन का 17.77 ट्रिलियन हो गया, और 16 साल तक कुछ भी रिटर्न नहीं है, और शायद नेगेटिव में चल रहा है। और राकेश जी, मैं एक इकोनॉमी सवाल भी। पूछना चाहता हूँ कि हाँ, जो बोले। आपने प्रीवियस स्लाइड में ये यूएस और जो जापान का एग्जांपल दिया, वहाँ पे ग्रोथ थी, बट बहुत ही मामूली सी ग्रोथ थी, और शायद थोड़ा मार्केट्स भी अपने जो ओवरहीट दोनों साइड पे एक्सीड कर जाता है, तो बराबर। शायद उसी वजह से रिटर्न्स भी मार्केट ने नहीं दिए। लेकिन चाइना में जबकि ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी थी और फिर भी बराबर। मार्केट बढ़ा नहीं, सो इकॉनमी हैज़ ग्रोन बाय मोर देन 5 टाइम्स, यस, 3.55 से 17.7 ट्रिलियन। तो भी मार्केट क्यों नहीं बढ़ा? सो व्हाट वाज द रीज़न अकॉर्डिंग टू यू? रीजन मुझे ऐसा लगता है, देखो अपना अपना जो ढांचा है, डेमोक्रेटिक सेटअप है यहाँ पर। ठीक है। और जो लिस्टेड स्पेस जो यहाँ पर है, काफी कुछ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनियां है, अच्छे ग्रुप है, टाटा बिरला है, अंबानी है, अडानी एंड ऑल दैट। तो यहाँ जो भी ग्रोथ होता है वो ट्रांसलेट होता है अर्निंग्स में। जो लिस्टेड स्पेस का अर्निंग्स है, और उसको डिस्काउंटिंग मिलता है तो इंडेक्स बढ़ता है। तो चाइना में कहीं ना कहीं एक थोड़ा ट्रांसपेरेंसी का इश्यू रहा है बरसों से। और उन्होंने जो 3 साल तक कंटिन्यूस स्टिमुलेट किया अपनी इकोनॉमी, इंजेक्शन मार मार के जो बढ़ाया, ग्रोथ किया किया स्टुपेंडस ग्रोथ किया, लेकिन वो ग्रोथ ने कहीं ना कहीं गिव अप किया। काफी एनपीएस हुए, रियल एस्टेट वहां पर अभी बहुत ही खराब शेप में है। और काफी काफी जो ग्रोथ था वो डेट ड्रिवन ग्रोथ। तो डेट, काफी बैड डेट्स भी हुए, तो ये अभी एक कंसोलिडेशन में आप समझो जो उसका साइड इफेक्ट हुआ। और चाइना में ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी ग्रो हो रहा है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स में कन्वर्ट हो रहा है। वहाँ कम्युनिस्ट सेटअप है, काफी कुछ कंट्रोल बाय गवर्नमेंट है, और वेलफेयर बेस्ड इकोनॉमी भी है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वहाँ इंडेक्स ने रेप्लिकेट नहीं किया ग्रोथ को। लेकिन कभी कभी आपने जैसे बोला, जब भी ओवर एक्सुबरेंस होता है, जैसे अभी थोड़ा इंडिया का मार्केट भी एक्सुबरेंस मोड में है, ओवर एक्सुबरेंस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ओवर थोड़ा एक्सुबरेंस मोड में है, कि जब भी जहाँ फ्यूचर को मार्केट बहुत ही एडवांस में डिस्काउंट कर लेता है, और जब भी एक्चुअल नंबर्स आते हैं तभी मार्केट कुछ नहीं करता है, तो सालों साल कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है इंडिया में, लेकिन एट सम पॉइंट इंडिया में भी ऐसा होगा। इंडिया में देखो आप, 2007 में ऐसा हुआ था। 2007 में काफी एक्सुबरेंस हो गया था, और बाद में 2007 से 2013 तक देखिए, ये जो पैच है 2003 से 7 का, 4.5 टाइम मार्केट हो गया। लेकिन उसके पहले 11 साल तक कुछ नहीं।
तो मार्केट में एक है कि एवरेज रिटर्न, दूसरा है कि कौन से पैच में रिटर्न आता है वो नक्की नहीं होता है। एवरेज रिटर्न कोई बोलेगा 12 आएगा, 15 आएगा, 18, दैट्स फाइन, बट somebody कैन इफ स्टक हियर तो 11 साल तक कोई रिटर्न नहीं। बाद में 2003 के बॉटम से जो मार्केट चला 4.5 टाइम हुआ, 2007 में टॉप बनाया और सीधा देखो ऊपर से 65% गिरा। और ये अगेन 5.5 साल का पैच आया 2008 से 13 के, कोई भी रिटर्न नहीं आया। और 2013 के बाद मार्केट ऊपर गया, 2017 तक अच्छा रिटर्न आया, 18 से 20 तक देखो मार्केट के साथ गिरा। ये कोविड टाइम था। आगे ये 17, सॉरी ये 2017 टाइम, 2017 तक ये है। उसके बाद में मार्केट नीचे गिरा, जो इसका स्लाइड में नहीं है, 2017 तक का ही है। और अभी स्टूपेंडस ग्रोथ हुआ है। तो इक्विटी मार्केट में लंपी रिटर्न्स आते हैं। तो अपने को मार्केट में रहना बहुत जरूरी है, और क्यों जरूरी है वो भी मैं आके दिखाऊंगा। और अगर आपको टाइमिंग करना है मार्केट, तो कैसे टाइमिंग करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो हम लोग ने लास्ट 20 साल का इंडिया का रिटर्न हमने एनालाइज किया डिफरेंट असेट क्लास में। जैसे आप पैसा कहाँ निवेश कर सकते हैं, आप एफडी कर सकते हैं, डेट में डाल सकते हैं, रियल एस्टेट में डाल सकते हैं, गोल्ड में डाल सकते हैं, इंटरनेशनल इक्विटी में डाल सकते हैं, और इंडियन इक्विटी में। ये कुछ असेट क्लास हम लोग ने एनालाइज किया। तो लास्ट 20 साल में विनर रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट। मतलब ये एक ऐसा मार्केट है जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये टॉप ऑफ द चार्ट रहता है रिटर्न में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड आया है इंटरनेशनल इक्विटी, थर्ड आया है गोल्ड। गोल्ड ने भी 12% रिटर्न जनरेट किया है, विच इज बेटर देन एफडी एंड रियल एस्टेट। गोल्ड काफी इग्नोर्ड असेट क्लास है काफी, एंड रियल एस्टेट काफी ओवर हाइप्ड है। और फिर भी देखो ना, लास्ट 20 साल में 9% रिटर्न आया है। तो कोई, लेकिन इक्विटी 17.2% जनरेट कर रहा है लास्ट 20 साल। तो हो सकता है काफी लोग आर्गुमेंट करें कि भाई इंडिया अभी थोड़ा ग्रोथ स्टेज में है, तो इक्विटी में रिटर्न आएगा ही आएगा। तो हम लोग ने 200 साल का, 200 करीबन 200 साल का यूएस का हम लोग ने डेटा चेक, 215 या 16 ईयर्स का डेटा है। दिस इज फ्रॉम 18,002 टू करंट, मतलब ओवर 200 ईयर्स, 220, 2019 तक अपना डेटा है। 217 साल का रिकॉर्ड है। ये टेबल क्या दिखाता है? दिस इज द टोटल रियल रिटर्न इंडेक्स। रियल रिटर्न इंडेक्स बोले तो रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन। अगर आपका रिटर्न समझो 12% आया, उसमें 6% इन्फ्लेशन था, तो 12 - 6 इक्वल टू 6। तो 6 जो है वो रियल रियल रिटर्न, क्योंकि इन्फ्लेशन को निकाल के जो चेक किया जाता है। तो एनुअलाइज रिटर्न 217 साल में भी स्टॉक ने 6.8% रियल रिटर्न दिया। उसके आजू बाजू का भी कोई नहीं है। देखो बॉन्ड सीधा 3.5, सीधा उसका आधा ही रिटर्न है। बिल, ट्रेजरी बिल देखिए 2.6। गोल्ड तो बैरली डिलीवर्ड इन्फ्लेशन का ही, उसका जो रिटर्न था वो इन्फ्लेशन के आजू बाजू आया। अगर आप फियाट करेंसी कैश होल्ड कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव रिटर्न। तो कैश होल्ड करना तो एक प्रकार का क्राइम है। और जैसे जैसे आप कैश होल्ड करते हो, उसका जो परचेसिंग पावर है वो डिस्ट्रॉय होते जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन सम असेट क्लास। यू कैन पुट समथिंग इन गोल्ड। अगर आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन चाहिए तो गोल्ड इज द बेस्ट असेट क्लास। लेकिन अगर आपको रियल रिटर्न चाहिए, जो अच्छा आपका परचेसिंग पावर भी बढ़ा है और आपका वेल्थ भी बना है, तो स्टॉक मार्केट। तो ये 2000 1802 से 2019 तक का रिकॉर्ड है, 2017 साल का। तो एक अपन ने एक समझ तो लिया कि भाई स्टॉक्स में पैसा डालने से फायदा तो है ही, उसका रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा आता है। और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इज अ टाइम टेस्टेड मेथड, ओके, एंड इट हैज जनरेटेड लॉट ऑफ वेल्थ। और अभी काफी लोगों ने देखा भी कि पोस्ट कोविड काफी काफी अपूर्व लोगों ने अनुभव किया है कि उनका पोर्टफोलियो 3 गुना 4 गुना हो गया है 2020 के बॉटम से। इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप? तो या तो लमसम करें या तो एसआईपी कर सकते हैं। लमसम समझो म्यूचुअल फंड में करें या ईटीएफ में करें, और एसआईपी भी कर सकते हैं। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट मेथड जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, डायरेक्टली आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इट इज अ वेरी वेरी कॉमन कॉमन इन्वेस्टिंग मेथड। Retail equity investing, SIP, lump sum in ETF and mutual fund, and investing directly into stocks। तो अभी हम देखेंगे कौन सा मेथड में क्या रिटर्न लास्ट बार 11-12 साल में आया है। 2013 से हम लोगों ने डेटा चेक किया। अगर आप निफ्टी निफ्टी का ईटीएफ लेते हैं और बाय एंड होल्ड करते हैं, तो आपको करीबन 13% रिटर्न आए, 13%। दिस इज नॉमिनल रिटर्न, जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। अगर इन्फ्लेशन आप गिने 6-7% एवरेज गिने, तो
नेट नेट ऑफ इन्फ्लेशन करीबन 6 या 7% प्लस डिविडेंड यील्ड गिनना चाहिए। 1-1.5% या जो भी है उसका डिविडेंड यील्ड भी आता है। तो 13% एवरेज रिटर्न है। लेकिन ये रिटर्न कमाने के लिए बीच बीच में काफी ड्रॉडाउन आए। हर एक साल में मार्केट जो टॉप से गिरता है उसको ड्रॉडाउन बोलते हैं। ये साल में 15% गिरा, ये साल में 8% गिरा, ये साल में 17% गिरा। तो हम लोग एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर गिनते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन, जो 2020 में हुआ। ये जो भी बैक टेस्टेड पीरियड है, ये बैक टेस्टिंग है। बैक टेस्टेड पीरियड में जो भी मैक्सिमम ड्रॉडाउन हुआ ये 39% हुआ। तो आगे जाके हम एक हमने अगले पॉडकास्ट में भी कैलकुलेट किया था काल्मर रेशियो, जो मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ आप लोग को भी कैलकुलेट करना चाहिए। ये जो एवरेज एनुअल रिटर्न है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज ए काल्मर रेशियो। तो निफ्टी के केस में करीबन 0.33 है, वो आगे आप स्लाइड में देखेंगे। तो ये बाय एंड होल्ड अप्रोच हो गया, आपने लिया और आप भूल गए, सालों साल तक आप होल्ड किए जा रहे हो। तो आपको रिटर्न 13% आया, बीच बीच में मार्केट घटा तभी आपका एनएवी 39% तक डाउन। दूसरा जो मेथड जो है वो है म्यूचुअल फंड के थ्रू, अपन इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, जो म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है। तो वहां कुछ अगर अच्छे फंड में आपका निवेश होता, जैसे हम लोग ने कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड सेलेक्ट किए, अगर ये फंड में आप होते फॉर से 11 साल, तो आपका रिटर्न हो जाता 19% एवरेज, विच इज बेटर देन ETF। तो ये इन्होंने काफी अल्फा जनरेट किया। काफी म्यूचुअल फंड अल्फा जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन अपन मान के चले कि चलो आप अच्छे म्यूचुअल फंड पिकर है, या तो आपके पास अच्छा कोई एडवाइजर है जो आपको अच्छा एडवाइस करता है, तो भी आप 19% रिटर्न जनरेट कर पाते, और फिर भी आपका ड्रॉडाउन होता 34%, जो 2020 में हुआ। थर्ड मेथड इज डायरेक्ट स्टॉक पिक। हम चलो ऐसे माने कि हम बहुत ही आज का जो सोशल मीडिया का जो दौर है, जिसमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन काफी लोगों के पास होती है, तो हम स्मार्ट स्टॉक पिकर है, और हम लोग ने वी कुड एक्चुअली राइड ऑल दिस विनर्स इन लास्ट 11-12 ईयर्स जो भी है डेटा। तो अगर आप थोड़ा रूल बेस्ड काम करें, ठीक है, जो सोच समझ के रूल बेस्ड काम करें, तो ये कालमर 0.3 से 0.59 तक तो आया था, लेकिन उसको हम 1.56 तक भी लेके जा सकते हैं। वो कैसे लेके जा सकते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो हम लोग ने ये देखा कि डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका है एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने का, लेकिन उसमें काफी चैलेंजेस भी आते हैं। अभी तक ना हम लोग ने देखा कि चलो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा है, हमको करना चाहिए, लेकिन उसका चैलेंजेस भी हमको समझना चाहिए कि उसमें चैलेंजेस क्या क्या है। एक तो उसमें एक्सटेंसिव रिसर्च एंड एनालिसिस करना पड़ता है। इसमें काफी टाइम, एनर्जी और मैन पावर और रिसोर्सेज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल आपको क्या क्या फैक्टर्स आपको ट्रैक करने पड़ते हैं, ग्लोबल मैक्रोस, इंडस्ट्री हेडविंड्स एंड टेलविंड, मतलब कौन सा इंडस्ट्री चलने वाला, जैसे अभी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है, डिफेंस चल रहा है। अभी थोड़ा एफएमसीजी साइड में बैठा हुआ है, या बैंकिंग थोड़ा इतना नहीं चल रहा है। आईटी सडनली अभी लास्ट वीक चलने लगा। तो ये सब आपको ट्रैक करना पड़ता है, कौन सी इंडस्ट्री चल रही है, हेडविंड्स कहाँ है, टेलविंड्स कहाँ है, कौन सा सेक्टर अभी ट्रेंड में है, कौन सा सेक्टर साइक्लिकल है, कौन सा ऑल वेदर सेक्टर है। बिजनेस फंडामेंटल क्या है हर कंपनी के, एक सेक्टर आइडेंटिफाई किया तो उसमें कितनी कंपनियां हैं, हर एक कंपनी का क्या क्या बिजनेस फंडामेंटल है, और उसका लॉन्ग टर्म लॉन्जिटिविटी है कि नहीं। कोई भी बिजनेस रिटर्न तभी जनरेट करेगा जब भी वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंट रह पाएगा। तो लॉन्ग टर्म वो बिजनेस सर्वाइव होगा कि नहीं, वो भी आपको एस्टिमेट करना पड़ता है। काफी बिजनेस चालू होते हैं, बीच बीच में अच्छा करते हैं, फिर वो बंद हो जाते हैं। तो उसको लॉन्ग टर्म लॉन्जिटिविटी नहीं बोलते। तो लॉन्ग टर्म लॉन्जिटिविटी भी अपने को एस्टिमेट करना पड़ता है। बीच में 2018-19-20 में काफी बिजनेसेस बैंकरप्ट हो गए बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, कि जहाँ इतना कोई तेजी नहीं था, इतना कोई डिमांड नहीं था, और कोविड के कारण भी काफी बिजनेसेस बंद हो गए। उसके बाद भी आपको काफी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एनालिसिस एंड वैल्यूएशन एक्सरसाइज करना पड़ता है। जैसे कंपनी का रेशियो क्या है, ROE क्या है, ROC क्या है, बुक वैल्यू, प्राइस टू इक्विटी, इतने सारे रेशियोज आपको ट्रैक करने पड़ते हैं। और फाइनली फिर भी आपको वैल्यूएशन तो डिस्क्रिशनरी ही देना पड़ता है। वैल्यूएशन अगेन इज एन आर्ट, इट इज नॉट अ साइंस। और ये सब करने के बाद भी अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ, तो शायद हो सकता है कि जो अर्निंग का जो रिवॉर्ड माइनॉरिटी शेयर होल्डर तक आना चाहिए, हम तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं, बाकी तो सब प्रमोटर वगैरह मेजोरिटी शेयर होल्डर। तो अगर मैनेजमेंट का क्वालिटी सही नहीं है, या तो एग्जीक्यूशन कैपेसिटी सही नहीं है, या तो उनका इंटेंशन सही नहीं है, तो भी आपको रिटर्न नहीं आएगा। और प्लस ये सब
होने के बावजूद भी आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और ट्रैक करना पड़ता है। न्यूज, व्यूज, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, ये सारा आपको ट्रैक करना पड़ता है। और आपके खुद के भी कुछ प्री कंसीव नोशन रहते हैं कि आपको ऐसा लगता है रिलायंस अच्छा ही है, या एचडीएफसी बैंक अच्छा ही है, या एशियन पेंट अच्छा ही है, ब्लू चिप है। अभी एशियन पेंट कुछ कितने सालों से भी रिटर्न नहीं दे रहा है। इट्स अ गुड कंपनी, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड कंपनी। तो अपन काफी कभी कभी बायस हो जाते हैं अपने, उसके कारण भी अपने को कभी सफर करना पड़ता है रिटर्न में। प्लस इसमें काफी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है ना, क्या लेना, कभी लेना, कौन सी इंडस्ट्री लेना, कौन सा सेक्टर लेना, कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक लेना, कभी लेना, आज लू कल लू, करेक्शन का इंतजार करूं, टॉप बन गया है क्या, 50 अपने को विचार आते हैं। और कितना क्वांटिटी लेना, 1000 लू, 2000 लू, 5000 लू, 10,000 लू, लेने के बाद अगर समझो भाव बढ़ रहा है तो मैं कहाँ तक खड़ा रहूं। डबल हो गया तो बेच दूं, 30% बढ़ा तो बेच दूं, 3 गुना हो गया तो बेच दूं, अगर मैंने नहीं बेचा नीचे आ गया तो क्या। और अगर मैंने लेने के बाद समझो बढ़ा नहीं और भाव घटने लगा तो मैं कहाँ तक खड़ा रहूं। मैं कभी अपना लॉसेस कट कर दूं। ये सब काफी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की चैलेंजेस है। और ये सब टेस्ट करना या वैलिडेट करना भी मुश्किल है। ये अगर आप फ्रेमवर्क भी बना देते हो तो उसका फ्रेमवर्क बैक टेस्ट करना काफी मुश्किल है। प्लस जब भी भाव ऊपर नीचे जाते हैं, पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होता है, तो अपने को काफी इमोशनल टर्मोइल होता है, एनालिसिस पैरालिसिस होता है काफी। अपन ज्यादा एनालाइज करने लगते हैं। और अभी अभी के माहौल में तो इन्फॉर्मेशन ओवरडोज भी है। और अ, अपन काफी इम्पेशेंट भी हो जाते हैं आफ्टर इन्वेस्टिंग। हम जब भी लेते हैं तो हम चाहते हैं कि तुरंत का तुरंत भाव बढ़े, और भाव तुरंत डबल हो जाए, और हमारा सीधा पैसा फटाक से बढ़ जाए और हम बेच के निकल जाए। तो ये सब इम्पेशेंस वगैरह का भी काम नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टाइमिंग द मार्केट है। मैंने एक थोड़े दिन अगस्त में पॉडकास्ट किया था अपना विजय ठक्कर के साथ। तो वहां उन्होंने बताया था कि मेरे इन्वेस्टर काफी इंतजार कर रहे हैं कि 16,000 मार्केट आ जाए तो मैं ले लूं। 16,000 तो आया नहीं, मार्केट हो गया 20,000। अभी वो अगस्त से अभी मार्केट आज के 22,000 पे खड़ा हुआ है। तो जो इन्वेस्टर अगर वेट करता रह गया तो वेट ही करता रहेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में, वो है टाइमिंग द मार्केट। तो हम लोग ने कुछ रिसर्च रिपोर्ट हम लोग ने एक्सेस किया वेल्थ फार्गो का, जिसमें बताया गया कि अगर एस एन पी इंडेक्स, S&P 500 इंडेक्स का रिटर्न समझो 10.65 था, और मोटा मोटी 1992 से 30 साल का उन्होंने ये डेटा चेक किया, S&P 500 का रिटर्न 10.65 था। लेकिन एवरेज इन्वेस्टर के हाथ में खाली 7.13 ही आया। तो ये जो गैप है, इट इज बिकॉज पीपल वेर वांटेड टू लाइक टाइम द मार्केट, या अभी नहीं करे बाद में करे, तो इसमें काफी कुछ रिटर्न मिस हो जाता है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग ने ये देखा कि अगर आप समझो ये जो 30 साल हुआ, S&P 500 जो 30 साल था, तभी समझो उसका रिटर्न 7.82 था। तो अगर आप 10 बेस्ट डे मिस कर देते, 10 बेस्ट, मतलब 30 साल में मोटा मोटी साल हो, ट्रेडिंग अपना ओवरऑल डेज होता है 10,000 डेज, ओके। उसमें से 40% निकाल दो कि ट्रेडिंग डेज नहीं होता है, 60% ट्रेडिंग डेज होता है। तो भी 6,500 से 7,000 दिन होते हैं ट्रेडिंग डेज। अगर उसमें से आपने 10 दिन मिस कर दिया ना, तो आपका रिटर्न 7.82 से 5.6 आ जाता है। और अगर आपने 20 दिन मिस कर दिया तो आपका रिटर्न हो जाता है 3%। 30 दिन मिस कर दिया, रिटर्न 1.6। अगर 40 दिन मिस कर दिया तो रिटर्न लगभग फ्लैट हो जाता है। अगर आपने बेस्ट 50 दिन, मतलब लेस देन 1% ऑफ द डे अगर आपने मिस कर दिया, तो आपका रिटर्न। तो ये टाइमिंग द मार्केट है ना, बहुत बड़ी, बहुत अलग ही एनिमल है। और दिक्कत क्या है कि समझो अपन मंदी को आइडेंटिफाई भी कर लिए कि चलो ये मंदी का माहौल है, और अपन मंदी में बाहर रहे मार्केट से। तो प्रॉब्लम ये है कि जो बेस्ट डेज है ना, वो भी साथ में वर्स्ट डे के ही आते हैं। बेस्ट और वर्स्ट डे हमेशा साथ में आते हैं। 2008 में देखे काफी मंदी थी, अगर हमने 2008 अवॉइड भी कर लिया ना, तो ये रेड तो अवॉइड हो जाता, लेकिन ये ग्रीन भी हम नहीं कैप्चर कर पाते।
2020 में भी देखिए रेड और ग्रीन साथ में रहा। तो ये सब क्लस्टर में आता है, एक साथ में आता है। तो ऐसा नहीं कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो चलो हमने बैड डेज अवॉइड कर लिया। बैड और गुड डे साथ में क्लस्टर में आते हैं। और एक देखो 2000 में भी मार्केट क्रैश हुआ, तभी तभी भी ये काफी रेड डेज थे। और वही वही पैच में ग्रीन डेज भी काफी थे। तो ये साथ में आते हैं, इसके कारण टाइमिंग थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। मैं ट्वीट रीड करना चाहूंगा माइकल बरी का, जो बहुत ही फेमस है। बिग शॉट करके मूवी आया था, अपूर्व आपको याद होगा। उस इस पे ही बना था माइकल बरी पे, जो उन्होंने 2008 का जो क्राइसिस था अच्छी तरह से प्रिडिक्ट किया था और काफी अच्छा पैसा उन्होंने एक ट्वीट करा है। उन्होंने बोला आफ्टर 2009 नास्डैक हैज 16 बेयर मार्केट रैली, ओके, ग्रेटर देन 10%, एवरेजिंग 22। मतलब 16 बेयर मार्केट रैली, 10% से ज्यादा की रैली, एवरेज 22% की रैली, बिफोर इट बॉटम्ड आउट एट 78% डाउन। मतलब मार्केट वैसे मंदी में था लेकिन हर बार डेड केस बाउंस आता था। और रैली का एवरेज साइज 22%। अगर 20-22% मार्केट बढ़ गया तो अपने तो ऐसा लगे कि ये तो बुल मार्केट है। तो यहाँ फंसने का बहुत चांस था। 2000 से काफी 20 में से 12 जो था, वो वन डे रैली हैपन ड्यूरिंग 78% ड्रॉप। मतलब जो बेस्ट रैली था, 12 बार ऐसा हुआ कि वो बेस्ट रैली था। और वो हुआ तभी जब भी मार्केट ऊपर से नीचे घट रहा था 78%। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज बेयर मार्केट रेयरली समटाइम्स लुक लाइक बुल मार्केट, अपन फंस सकते हैं। और अगर बेयर मार्केट को अवॉइड कर दिया तो जो बेस्ट दिन था वो 12 दिन वो अवॉइड हो जाता, तो अपना रिटर्न खत्म हो जाता। तो ये सब चैलेंजेस है। और एक लेकिन ये चैलेंजेस में एक हेल्प मुझे लगा कि इफ यू कैन अवॉइड बोथ बेस्ट एंड वर्स्ट डेज, तो आपका रिटर्न जो 7.82 शायद होता वो 8.8 तक जा सकता है। तो इफ यू फिगर आउट अ वे ऑफ अवॉइडिंग द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट, मार्केट काफी वोलेटाइल है, तभी आप मार्केट से बाहर रहे तो अच्छा दिन भी मिस होगा, बुरा दिन भी मिस होगा, लेकिन ओवरऑल आपका हो सकता है रिटर्न बेटर हो। तो देर कोई वोलेटिलिटी बेस्ड फिल्टर लगा के आप मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। जैसे अभी अपना इंडिया विक्स करीबन 13 के आजू बाजू है, विच इज सजेस्टिंग कि इतना कोई ज्यादा वोलेटाइल एनवायरमेंट नहीं है। अगर ये यही विक्स समझो 25-30 हो जाता है तो आप निकल जाइए मार्केट से बाहर, क्योंकि उसमें अभी ऊपर नीचे होने वाला है। ऐसा कुछ फिल्टर डाल के आप काम कर सकते हैं तो आपका रिटर्न बेटर आ सकता है। ये पूरा जो रिसर्च था वो वेल्स फार्गो पे है, आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। हम लोग ने ये रिसर्च वहां से लिया हुआ है। अभी हम जाएंगे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। कि ये सब प्रॉब्लम तो है। एक अपन ने ये देखा कि देखो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में इन, निवेश करना फायदेमंद तो है, लेकिन इसमें काफी चैलेंजेस भी। तो उसको हम कैसे सिस्टमेटिक करें, और सिस्टमेटिक करने का फायदा क्या है? सिस्टमेटिक करने का फायदा ये है कि सब्जेक्टिविटी और डिस्क्रिप्शन एब्सोल्युटली निकल जाता है। कोई सब्जेक्टिविटी नहीं रहती है, सब रूल बेस्ड रहता है। कितने स्टॉक हम ट्रैक करेंगे, जैसे S&P 500 करेंगे, या तो टोटल मार्केट इंडेक्स करेंगे, या तो खाली NSE के लिस्टेड स्टॉक ट्रैक करेंगे, ऐसा अपन डिफाइन कर सकते हैं। कौन सा स्टॉक ले, टाइमिंग ऑफ द एंट्रीज अगेन कैन बी डिफाइंडेड बाय रूल्स। वो कैसे कर सकते हैं मैं आगे जाके दिखाता हूँ। पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सारा रूल बेस्ड हो सकता है। और ये मेरिट है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में। इसके कारण ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। और पर्टिकुलर स्टॉक में हेवी कंसंट्रेशन नहीं हो जाता है, तो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होने के कारण रिटर्न भी हमेशा स्टेबल रहता है। एंड दिस लीड्स टू सेक्टर एग्नोस्टिक पोर्टफोलियोज विच आर फ्री फ्रॉम बायसेस। ओके, सेक्टर एग्नोस्टिक पोर्टफोलियो बन जाता है जिसमें कोई बायस, अपना प्री कंसीव्ड कोई भी बायस नहीं होता है। द प्रोसेस इज रिजल्ट इनटू क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड पीस ऑफ माइंड। इसके कारण काफी थॉट्स क्लियर रहते हैं और पीस ऑफ माइंड रहता है। तो हम लोग ने CWA, दैट इज माई कंपनी ने, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स, ये ये चैलेंजेस हम लोग ने कैसे सॉल्व किया, ये हमने पूरा प्रोसेस ड्रिवन बना दिया। वी हैव डेवलप्ड सेवरल सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज इन्वॉल्विंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन कंसेप्ट। और हमने अपने पोर्टफोलियो के तरीके से उसको लॉन्च कर दिया CWA.smallcase.com पे, जहां आप जाके लाइव परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। These systems are designed to let the winners ride and cut our losses short.
विनर्स को डिस्टर्ब नहीं करता है, उसको बढ़ने देता है। अगर भाव नीचे जा रहा है तो लॉसेस कट करके पोर्टफोलियो से बाहर निकल जाता है। और हमने काफी टेक्नोलॉजी का भी यूज किया है एग्जीक्यूशन के लिए, एडवाइजरी मॉडल पे लेके गए उसको। और वी हैव टेस्टेड एंड वैलिडेटेड वो थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक ओवर पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। हम लोग ने पहले लॉन्च करने के पहले 12 साल सब बैक टेस्ट किया, सब चेक किया। बाद में 22 मार्च 2023 को उसको लॉन्च किया। www.smallcase.com पे आप पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमने सारे रोबस्टनेस चेक किए, परफॉर्मेंस और रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग सिस्टम किया। ये रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे बन सकता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या रिटर्न क्या आ सकता है, वो हम आगे आगे बात करेंगे। तो ये जो हमारे 6 स्मॉल केसेस है, तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज है, ये उसका स्टेटिस्टिक्स है। हम लोग ने बैक टेस्ट किया। 41% रिटर्न, 26% ड्रो डाउन। यहाँ पर 33% रिटर्न, 28% ड्रो डाउन। यहाँ पर 37% रिटर्न, 24%। हर एक में देखो कालमर एक के ऊपर है। हमारा कोई भी एक सिस्टम, इन्वेस्टमेंट सिस्टम ऐसा नहीं है जिसका कालमर एक के नीचे है। तो ये रूल बेस्ड होने का फायदा हुआ। फिर हम लोग ने क्या किया कि समझो ये 6 का 6 सिस्टम हम साथ में चलाए तो क्या सिस्टम बैठता है। तो कंबाइनिंग ऑल 6 स्मॉल केस, 31% रिटर्न बैठता है, एवरेज एनुअल रिटर्न 32। और साथ में चलाने से ड्रॉडाउन जो 45 तक जा रहा था वो 20 तक अटक जाता है। तो ये होता है कि जब मार्केट मोमेंटम लॉस करता है ना, तो हमारा पोर्टफोलियो पूरा स्टॉप लॉस होने लगता है। स्टॉप लॉस होने के कारण पूरा लिक्विड में चला जाता है। इसके लिए देखो यहाँ एक्सपोजर है 68%, दैट मीन्स वी आर इन द मार्केट 68% ऑफ द टाइम। बैलेंस 32% ऑफ टाइम वी आर सिटिंग ऑन लिक्विड। उसके कारण ये पेन जो 40-45% जो पेन आया 2020 में, जो हमको खाली 20% ही पेन आया, और रिटर्न भी कंपेरेटिवली बेटर आया। तो ये उसका इक्विटी कर्व है। ये ऐसे ऐसे जिस तरह से 2018 से देखो 2.5 साल तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन 2020 का बॉटम मारा, बाद में देखो कैसा वो ऊपर जा रहा है। दिस इज द करंट इक्विटी कर्व ऑफ आवर स्मॉल केसेस, जो मार्च के बाद यहाँ हमने जो लॉन्च किया वहां से तो लाइव है। यहाँ तक बैक टेस्टेड है और यहाँ से लाइव है। सो राकेश जी, मेरा एक सवाल था कि बोलिए जैसे ना। कि आपका ये पीरियड है 2018 से 2020 का, सो बिल्कुल बिल्कुल। फॉर आई थिंक मोर देन 2 इयर्स द पोर्टफोलियो हैज़ डन नथिंग, एक रेंज में ही है। बराबर सो बराबर। ऐसे पीरियड में एक खुद की भी एक्सपेक्टेशन होती है, और सिंस यू आर मैनेजिंग क्लाइंट्स मनी, तो क्लाइंट की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि 2 साल में एटलीस्ट मैं बैंक एफडी जितना तो रिटर्न बना लूँ। अगर मैंने किसी को पैसे दिए तो एटलीस्ट मुझे बैंक जो कि रिस्क फ्री रिटर्न्स देती है उससे ज़्यादा पैसा मिले। तो ऐसे पीरियड में एक तो आप खुद की एक्सपेक्टेशन कैसे मैनेज करते हो, क्लाइंट्स की कैसे करते हो, और जो ये फेज़ है उसमें जनरली क्या करना चाहिए, व्हाट कैन यू डू ड्यूरिंग सच फेजेस? तो बेसिकली एज यू राइटली सेड, जब ये 2-2.5 साल जब भी कोई भी रिटर्न नहीं आता है, तो अपना पेशेंस भी टेस्ट होता है, क्लाइंट का पेशेंस भी टेस्ट होता है। तो हमने इसीलिए पहले स्टैटिस्टिक्स को दिखाया कि मार्केट कभी कभी 3-4 साल 5 साल तक कुछ नहीं करता है, और अगले 2 साल में वो 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है। तो जो भी रिटर्न है वो एवरेज है, एवरेज ऑफ परफॉर्मेंस एंड नॉन परफॉर्मेंस। अगर आप परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस दोनों में होल्ड करते हो तो आपको बेटर रिटर्न आ सकता है। हम हमारा गलती कहाँ होता है, हम नॉन परफॉर्मेंस का पैच अवॉइड करने का कोशिश करते हैं, और वो कोशिश में जो एक्चुअल रिटर्न आना चाहिए वो नहीं आता है, क्योंकि हम कभी पता नहीं कर पाते कि मार्केट कभी, अभी कोविड में अपूर्व किसी ने सोचा था मार्केट यहाँ से इतना बढ़ जाएगा। सब लोग डरे हुए थे, सब अपना पोर्टफोलियो बेच के बैठे हुए थे और लिक्विड में बैठे हुए थे, और सडनली मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट आ गया। तो आगे का जो स्टैटिस्टिक्स हम लोग ने दिखाया उसका यही तात्पर्य था कि आपको थिन एंड थिक दोनों जो पीरियड है उसमें बने रहना है, मार्केट से निकलना नहीं है बात। फॉर्चुनेटली अभी अपने पास इंस्ट्रूमेंट है ऑप्शंस जैसे, जैसे ये साइडवेज मार्केट है तभी आप ऑप्शंस कर सकते हो। इक्विटी का जो पोर्टफोलियो उसको प्लेस करके आप ऑप्शन में थोड़ा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो हमारा कभी एक टॉपिक ये भी रहेगा कि इक्विटी प्लस ऑप्शंस इक्वल टू ऑल वेदर रिटर्न। तो कभी वो भी हमको पहले पॉडकास्ट में अपन ने ऑप्शन की बात किया, अब ये पॉडकास्ट में इक्विटी का बात कर रहे हैं। कभी मौका मिला तो और एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि इक्विटी, स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शन तीनों साथ करेंगे ना, तो ऑल वेदर रिटर्न आता है। आपका एक भी साल ऐसा नहीं जाएगा कि जिसमें रिटर्न नहीं आएगा। तो हर एक जो मार्केट का फैसेट है उसको एक्सप्लोर करने का जरूरत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग ओनली इन्वेस्टमेंट। आगे जो बात किया था ऑप्शन ट्रेडिंग का बात किया था, और कभी बात करेंगे ये सब साथ में चलाने से अपूर्व क्या होता है।
जो नॉन कोरिलेशन का कंसेप्ट है कि भाई इक्विटी और स्टॉक फ्यूचर्स आर नॉन कोरिलेटेड, स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर नॉन कोरिलेटेड, वो सब जब भी साथ में चलता है तभी ड्रॉडाउन बहुत ही कर्टेल हो जाता है और रिटर्न एनहांस होता है, क्योंकि वही इक्विटी आप प्लेस करके आप ऑप्शन में एडिशनल लेवरेज लेके काम कर सकते हो। तो वो एक तरीका है कि आप काफी अग्रेसिव अगर हो तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल हो, जो समझता हो, वही ऐसा करें, अदरवाइज नहीं करें, क्योंकि ये काफी लिवरेज गेम हो सकता है और उसमें कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो संभाल के करना चाहिए, लेकिन ये करने से अच्छा रिटर्न आ सकता है और कंबाइन करने से ड्रॉडाउन भी लिमिटेड रह सकता है। तो जब भी ये ऐसा पैच आए तभी आपको ऑप्शन में रिटर्न आता रहेगा, तो शायद आपका जो एफडी प्लस रिटर्न का जो है, प्लस दूसरा एक तरीका है एफडी प्लस रिटर्न करने का, आप डाइवर्सिफाई करिए असेट क्लास में, आप उसमें डेट भी इंक्लूड करिए, आप गोल्ड भी इंक्लूड करिए, तो ऑल वेदर काइंड ऑफ रिटर्न भी आ सकता है। तो वो अलग प्रोडक्ट है, वो अलग उसका एलोकेशन होता है। तो मेजर आपका जो भी है वो अलोकेशन से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि रिटर्न क्या चाहिए आपको और आपको रिस्क कितना लेना है। ठीक है। तो ये थे राकेश पुजारा जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के ऊपर बात की। पिछले एपिसोड्स में हमने इनके साथ ऑप्शंस के ऊपर फोकस किया था, लेकिन आज के इस एपिसोड में हमने स्टॉक्स के ऊपर बात की। तो हमने बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया, वर्ल्ड मार्केट्स के ऊपर बात की और कैसे जो स्टैग्नेंट फेजेस है उसमें भी अगर आपको अच्छे रिटर्न्स करने हैं तो आपको एक बास्केट ऑफ स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है, इस चीज़ के ऊपर बात की। और आगे आने वाले एपिसोड में हम जो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग है उसके ऊपर और भी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे और ये हमारे साथ एक ऐसा सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम शेयर करेंगे जो कि आप भी tradingview.com पर जा कर के अप्लाई कर सकते हो और उससे आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। सो आगे आने वाले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज का ये एपिसोड सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे आने वाले एपिसोड में और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल और हेल्पफुल इंसाइट्स आपको मिलेंगी। सो डोंट मिस द नेक्स्ट एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.